नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग अब जो है 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड की जो सेकंड बुक है जिसका नाम है पीयूष प्रभा, उसे आरंभ करने वाले हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने जो हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है सर्जन, उसे हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सारे वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग से आपको वहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं मिलेगी ढूंढने में, तो आप वहाँ पर जा करके वो सभी वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग पीयूष प्रभा बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसने कहा था कहानी, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी हुई है, इस कहानी को पढ़ने वाले हैं। किंतु उससे पहले मैं आप लोगों को ये जो बुक है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो पीयूष प्रभा बुक है इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यानी कभी भी कवि या जो लेखक का परिचय होता है वो क्वेश्चन इसमें है नहीं पूछा जाता है। और ये बुक जो है इसके अंदर आपसे कभी भी व्याख्या भी नहीं करवाई जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन जो है आप केवल जो सर्जन बुक है उसके तैयार करेंगे, यानी जो पीयूष प्रभा बुक है उसमें से ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर एक बात आती है कि अब तक जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर सिर्फ दो ही टाइप के प्रश्न आए हुए हैं, या तो 2 नंबर का प्रश्न आता है या फिर 6 नंबर का प्रश्न आता है। इस बुक में टोटल जो है 6 चैप्टर हैं, लेकिन अभी कोरोना काल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और जो कोर्स रिड्यूस हुआ है उसके बाद अब इस पीयूष प्रभा में से केवल आपको 4 चैप्टर ही याद करने हैं। और वो 4 चैप्टर हैं, सबसे पहले उसने कहा था कहानी है, फिर सत्य के प्रयोग और गोरा रेखा चित्र है, और फिर आते हैं राजस्थान के गौरव यानी कि संकलित जीवन चरित्र है। ये टोटल 4 चैप्टर आप लोगों को तैयार करने हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उसने कहा था कहानी, चंद्रधर शर्मा के द्वारा लिखी हुई। तो मैं आप लोगों को चंद्रधर शर्मा का जो जीवन परिचय है वो नहीं बता रहा हूं, उसे याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप टू द पॉइंट चीजों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। अभी 15 जनवरी के बाद आप लोगों का जो पेपर का पैटर्न है वो भी आने वाला है, उसी के हिसाब से फिर आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो पहले इस कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों। जब भी हम किसी कहानी को पढ़ते हैं या किसी नाटक को पढ़ते हैं तो उसके तत्व जो हैं वो हमें मालूम जरूर होना चाहिए। कोई भी कहानी जो होती है या जो नाटक होता है उसमें 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को उन्हीं तत्वों के आधार पर पढ़ाऊंगा, कहानी के तत्व, क्योंकि ये कहानी है तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। कोई भी जो कहानी होती है उस कहानी के अंदर इन 6 तत्वों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 6 के 6 तत्व आप लोग क्लियर कर लीजिए बच्चों। सबसे पहले देखिए, ये होता है कथानक। क्या होता है? कथानक होता है। इस कथानक को ही हम कई बार वर्णीय विषय, किस नाम से भी जानते हैं इसको? वर्णीय विषय के नाम से भी जानते हैं, वर्णीय विषय। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन ये 2 नाम तो आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई ये जो कहानी है उसने कहा था, इस कहानी का कथानक क्या है, तो आप ये ध्यान रखिए कि उसने कहा था कहानी का जो कथानक है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि भाई पहली बार जो युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो कौन से सन में हुआ था? तो 1914 से 1918 तक जो युद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो ये जो कहानी है इसका जो कथानक है, तो मैं यहां नोट कर देता हूं, प्रस्तुत कहानी का कथानक प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है।
इस कहानी में बालक लहना सिंह के त्याग, बलिदान, निश्चल प्रेम एवं कर्तव्य निष्ठता जैसे गुणों को उजागर किया गया है। ठीक है, तो ये इस कहानी का कथानक है कि इस कहानी का जो कथानक है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस कहानी में बालक लहना सिंह के त्याग, बलिदान, निश्चल प्रेम एवं कर्तव्य निष्ठता जैसे गुणों को उजागर किया गया है। यह कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है। यह कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लहना सिंह के चारित्रिक विशेषताओं को वर्णित किया गया है। अब देखिए, ये लाइनें जो है आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। इनको आप ऊपर नीचे किसी भी तरीके से सेट करके लिख सकते हैं। आप इस तरह से भी शुरुआत कर सकते हो इसको कि इस कहानी का कथानक प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है। इस कहानी में कहानी का जो नायक है लहना सिंह, उसके चरित्र की अनेक विशेषताओं को उजागर किया है। उसके त्याग, बलिदान, निश्चल प्रेम और कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों को उजागर किया है। ये कहानी जो है इसे पूरा ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। एक एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। ऐसा कोई बिंदु नहीं रहेगा इस कहानी का जो छूटने वाला है। इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो अमृतसर के बाजार से होती है और उस बाजार में बालक लहना सिंह, जिसकी आयु केवल 12 साल होती है, और लड़की होरा, जिसकी आयु 8 साल होती है, वहाँ एक हलवाई की दुकान पर उन दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे वे दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं। तो ये कहानी की जो शुरुआत है मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इनके पात्रों के बारे में बात कर रहे हैं। उन पात्रों को समझ ले। कथानक आपको समझ में बैठ गया कि ये कथानक जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें बालक लहना सिंह के त्याग, बलिदान, निश्चल प्रेम और कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों को उजागर किया गया है। ये कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है और इस कहानी के माध्यम से लहना सिंह के चारित्रिक विशेषताओं को वर्णित किया गया है। वर्णित किया गया है। अब सेकंड जो तत्व आता है वह होता है बच्चों देश काल या वातावरण। देश काल या वातावरण। अब देखिए, ये देश काल और वातावरण का मतलब क्या होता है कि कहानी का जो विषय है वो किस स्थान का है, किस वातावरण का है, क्या माहौल है वहाँ का। तो देखिए, ये कहानी जो है इसे मैं आपको 3 दृश्यों में पढ़ाऊंगा। 3 दृश्यों में इस कहानी को हम लोग पूरा ढंग से सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी का जो दृश्य फर्स्ट आता है, तो दृश्य फर्स्ट जो है उसके अंदर तो है अमृतसर का बाजार। तो अब सुनिए, अब बाजार जो होता है उसका माहौल कैसा होता है, वहाँ का वातावरण कैसा होता है, आप जानते हैं बखूबी, क्योंकि आप बाजार में जाते हो, शॉपिंग भी करते हो, सामान भी लाते हो। तो ये बाजार का दृश्य है। पहला दृश्य अमृतसर का बाजार है और यहीं इस बाजार की
विशेषताओं के बारे में बात होगी कि वहाँ तंग चक्करदार गलियाँ, भाई कोई भी मार्केट में आप जाते हो तो गलियाँ ही होती हैं, तो तंग चक्करदार गलियों के अंदर वहाँ बम्बू काट वाले, अब ये बम्बू काट वाले क्या हैं, इक्के गाड़ी वाले क्या हैं, इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पहले दृश्य समझिएगा। पहला दृश्य जो है बाजार का है, तो एक वातावरण तो इसके अंदर कहाँ का है, बाजार का है। फिर हम बात करेंगे दृश्य संख्या 2, तो दूसरा जो दृश्य है वह है युद्ध का मैदान। ठीक है, युद्ध का मैदान है, फ्रांस का युद्ध का मैदान, फ्रांस और बेल्जियम जो है वहाँ के युद्ध का मैदान है। तो आप इसी चीज़ को ध्यान रख लेंगे कि फ्रांस का युद्ध का मैदान। अब ध्यान रखिए, जब युद्ध हो रहा है तो युद्ध का वातावरण कैसा होगा, भीषण गोलाबारी हो रही होगी, गोलियां चल रही होंगी, वहाँ कैसे वो खंदक में छुप करके रहते हैं, जैसे आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, वहाँ पर सन्नी देओल एक लंबी सी खाई बनाता है तो वो सब अपना पहरा दे रहे होते हैं, होता है नहीं होता। आप पूरी कल्पना करिएगा, आप ये समझिएगा कि ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, आज आप एक फिल्म देखने वाले हो और इतना शानदार तरीके से आपको ये चैप्टर आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा। लेकिन निवेदन यही है कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरी बातें ध्यान से सुने, समझ लीजिए कि आप आज एक फिल्म देख रहे हो। उसने कहा था एक एक डायलॉग, एक एक संवाद, एक एक कैरेक्टर आप लोगों के माइंड में ऐसे फिट हो जाएंगे कि फिर आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ध्यान देखिएगा, फ्रांस के युद्ध का मैदान हो गया, 2 दृश्य हो गया है, और जो तीसरा दृश्य है, वो तीसरा जो दृश्य है बच्चों, वो युद्ध के मैदान में ही है, लेकिन वहां वो लहना सिंह घायल होकर के और याद कर रहा है। तो वो जो दृश्य आता है तीसरा, वो फ्लैशबैक में आता है। कई बार होती है ना, फिल्म की स्टोरी चलती है, तो स्टोरी चल रही है, हीरो हीरोइन जा रहे हैं और वहां पर अचानक फिर कभी मुलाकात होगी, फिर याद आते हैं, याद है हम पहली बार एक बार वहां मिले थे, ऐसे बात हुई थी, ऐसे ऐसे ये हुआ, तो वो फ्लैशबैक में चलता है। तो यहाँ ये 2 दृश्य हो गया और एक दृश्य संख्या 3। ये जो दृश्य संख्या 3 है, ये आएगा सूबेदार हजारा सिंह। घर, ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह का गांव व घर। तो ये तीसरा दृश्य है। कुल मिलाकर इस कहानी के अंदर ये 3 दृश्य हैं। दृश्य बहुत आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये तीनों आपको माइंड में रखने हैं। तो इन तीनों दृश्यों को एक एक करके हम लोग समझेंगे। अब तीसरे नंबर का जो तत्व है बच्चों, इसे हम कहते हैं पात्र या चरित्र चित्रण। किसके बारे में बात होती है, पात्र या चरित्र चित्रण। अब ये पात्र या चरित्र चित्रण क्या होता है कि जब भी कोई कहानी लिखी जाती है, कोई नाटक लिखा जाता है, तो उसमें पात्र होंगे, कैरेक्टर होंगे, ठीक है ना। अब वो जो पात्र होते हैं बच्चों, कुछ पात्र तो ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष कहानी में मौजूद होते हैं, जिनके डायलॉग होते हैं, संवाद होते हैं, जो बातचीत करते हुए नजर आते हैं। कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिनके केवल नाम आते हैं, जिनके केवल नाम आते हैं। तो किसी भी कहानी के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी भी कहानी में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 2 तरह के पात्र होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस कहानी के अंदर प्रत्यक्ष पात्र कौन से हैं और अप्रत्यक्ष पात्र कौन से हैं, क्योंकि कहानी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, फला चरित्र की विशेषताएं बताइए, यानी आपको नाम दे दिया जाएगा। तो पहले तो देखिए कि हम लोग यहाँ इस कहानी के अगर नायक की बात करें, तो इस कहानी का जो नायक है वो है लहना सिंह। कौन है?
लहना सिंह है। और अगर हम बात करें बच्चों इस कहानी की जो नायिका है, हीरोइन है, वो है होरा। कौन है? होरा। ठीक है। और अगर हम बात करें कि इस कहानी में एक सूबेदार भी हैं, तो सूबेदार का नाम क्या है? हजारा सिंह। क्या नाम है? हजारा सिंह। मैं ये कहूँ कि सूबेदार का एक बेटा भी है, सूबेदार का एक बेटा है जिसका नाम है बोदा सिंह। क्या नाम है? बोदा सिंह। और एक इसके अंदर है विदूषक। क्या चीज़ है इसके अंदर? विदूषक। और विदूषक का नाम है वजीरा सिंह। क्या नाम है? वजीरा सिंह। इसके अंदर एक विदूषक है। अब ये विदूषक क्या चीज़ होती है कि नाटक जो होता है उसके अंदर नायक के साथ एक अन्य कलाकार होता है और उसकी कहानी जो होती है मुख्य कहानी से अलग चलती है, और उसका काम ये होता है कि बीच बीच में कॉमेडी करना। जैसे आप कोई भी फिल्म देखते हो तो उन फिल्मों के अंदर आपको मेन कलाकार जो होगा, मेन जो हीरो होता है, उसके साथ में कोई ना कोई एक हास्य कलाकार जरूर होता है, क्योंकि फिल्म की कहानी, हीरो की कहानी रेगुलर चलती रहती है, लेकिन उस कहानी से ऑडियंस यानी जो दर्शक हैं वो बोर ना हो जाए, उन्हें बोरियत फील ना हो, इसलिए बीच बीच में कुछ कॉमेडी दृश्य डाले जाते हैं, कॉमेडी सीन डाले जाते हैं। वो उस कहानी से अलग हटकर के चीज़ें होती हैं। समझ में है ना? तो संस्कृत का जब साहित्य लिखा जाता था प्राचीन समय में, संस्कृत के जो नाटक लिखे जाते थे उसके अंदर एक विदूषक नामक कैरेक्टर होता था। उस विदूषक को आप कॉमेडियन बोल दो, साइड किक बोल दो, क्लाउड बोल दो, जोकर बोल दो, उसे कोई भी नाम हम दे सकते हैं। वो कैरेक्टर होता है और उसका काम होता है कि बीच बीच में हंसी दिलाना। तो हमारे यहाँ इस कहानी के अंदर विदूषक कौन है? वजीरा सिंह। ये नाम ध्यान रख लेंगे कि विदूषक कौन है? वजीरा सिंह है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हम यहाँ सीन पढ़ते चलेंगे तो चीज़ों को और भी समझेंगे। एक इसमें नकली लप्टन है। लप्टन मतलब लेफ्टिनेंट साहब। ये जर्मन बहरूपिया है, ये यानी जर्मन सैनिक है ये, क्योंकि अभी बात करेंगे युद्ध कहाँ कहाँ किस किस के बीच में हो रहा है। एक एक सीन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मज़े आएंगे आप लोगों को ये देख करके। और विश्वास कीजिएगा ये कहानी आपको बहुत आनंद देने वाली है, बहुत मज़े आने वाले हैं। अब देखिए ये तो मेन कैरेक्टर हो गए सारे के सारे। अब इसके अंदर जब चरित्र की विशेषताएं पूछेंगे तो लहना सिंह के चरित्र की विशेषताएं पूछेंगे। अब ये जो लहना सिंह है इसके चरित्र में, इसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या गुण हैं? बच्चों, जो भी इंसान होता है, मनुष्य होता है, उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। और ऐसा इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जिसकी बुराइयाँ नहीं होती हैं। कभी भी इस शरीर की बुराई नहीं होती है। बुराई जो होती है उसके गुणों की, उसके व्यवहार की, उसकी आदतों की होती है। अगर आपकी आदत, व्यवहार और आपकी सोच अच्छी है तो लोग आपकी बुराई करेंगे, लेकिन उन गुणों के अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे। पीठ पीछे जो बात होती है वो किसके बारे में होती है? गुणों के बारे में या अवगुणों के बारे में। जब भी आप अपने आप को देख लेना, जब भी आप बात कर रहे होते हो किसी व्यक्ति के बारे में, तो आप हमेशा ही ये कहते सुनोगे अपने आप को कि यार वो फला आदमी यार कितना गंदा है, यार उसका व्यवहार कितना अच्छा है, अरे मुझे तो बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता वो। और कई बार कहते हैं यार वो इंसान कितना अच्छा है यार, अरे यार वो बहुत बढ़िया है। यानी कोई व्यक्ति हमारा दोस्त बनता है, कोई व्यक्ति हमारा मित्र बनता है, या कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन बनता है, शत्रु बनता है, तो वो हमारे व्यवहार से, हमारी सोच से, हमारी आदतों की वजह से ही बनता है। समझ में आया ना? और दूसरा कारण ये भी होता है, जिस वस्तु को, जिस स्थान को, जिस व्यक्ति को आप अपना बना लेते हो उससे प्रेम हो जाता है, और जिससे आप अपनापन नहीं रख पाते हो उससे शत्रुता हो जाती है। यही तो होता है कि कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमने उसे अपना माना और उससे लगाव हुआ, और धीरे धीरे मन ही मन में जिद आ गई, नहीं ये तो मुझे चाहिए। अब भाई चाहिए तो सही, लेकिन सामने वाले की भी तो इच्छा होनी चाहिए।
सामने वाले की इच्छा नहीं है तो कैसे मिलेगा? ठीक है, तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि हम यहाँ पात्र और चरित्र की बात कर रहे हैं। तो ये जो लहना सिंह है, इसके चरित्र की कुछ विशेषताएं तो मैंने आपको यहाँ लिखी दी हैं। जैसे मैंने लिखा है कि वह त्यागी है, बलिदान करता है, उसमें निश्चल प्रेम है, वो कर्तव्यनिष्ठ है, वो निडर है, साहसी है, पराक्रमी है, चालाक है, बुद्धिमान है, देशभक्त है। ये उसके चरित्र की विशेषताएं हैं, ये उसके चरित्र की विशेषताएं हैं। लेकिन मैं अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि अभी आपको कहानी समझनी है, फिर मैं आप लोगों को वापस इन कैरेक्टर्स के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, फिर अब ध्यान रखिएगा, अब अप्रत्यक्ष कैरेक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पर। अब युद्ध हो रहा है तो सैनिक भी होंगे निश्चित तौर पे। अब एक दो सैनिक तो होंगे नहीं, सारे सैनिक ही है यहाँ पर। और लेकिन जिनका नाम आता है, केवल जिनका नाम आता है, तो एक तो जो लहना सिंह है वो कहते हैं कीरत सिंह। अभी मैं बात करूंगा कीरत सिंह कौन है। एक डाक बाबू है पोलूराम, ठीक है, डाक बाबू पोलूराम। ठीक है, एक जो नाम आएगा इस तरह से, जैसे डाक बाबू का आ गया, और इसी तरह का एक नाम आएगा अब्दुल खान सामा नाम आएंगे। तो ये कुछ नाम आने हैं, तो उनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। इनका ये इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है, मेन तो ये होते हैं जो कैरेक्टर हमें याद करने हैं। तो ये तीन तत्व मैंने समझाए। जैसे क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछते हैं बच्चों कि तात्विक दृष्टि से उसने कहा था कहानी के कथानक को स्पष्ट कीजिए। अब ये तात्विक दृष्टि क्या है, अचानक आपको शब्द सुनने को मिले तो आपके तो दिमाग से कहेंगे यार ये क्या बला आ गई, यार कैसी चीज़ आ गई। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस चैप्टर को उस लेवल से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप के माइंड में वो सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, हम तीन जो तत्व हैं बात कर चुके हैं। अब जो आगे के जो तत्व हैं उसके अंदर एक तत्व आता है बच्चों, चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो, जिसका नाम होता है वेशभूषा। क्या होती है? वेशभूषा। तो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। पांचवें नंबर पर जो आती है भाषा शैली। क्या आती है? भाषा शैली। तो इस कहानी को लिखते समय जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, उन्होंने किस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है उसको यहाँ बताना होता है। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है अगर याद नहीं करेंगे तो। लेकिन जो छठे नंबर का इसका तत्व है उद्देश्य, ये आपको क्लियर होना चाहिए किस कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कभी भी कोई काम नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि भाई लेखक ने कहानी लिखी है तो इसको लिखने का उद्देश्य क्या है। तो इसका लिखने का उद्देश्य ये दृश्य ही हैं, इनको ही आप दिमाग में रखें। ये जो बात बताई ना, इस कहानी को लिखने का उद्देश्य है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो घटनाएं घट रही थी और युद्ध के समय जो माहौल था, वातावरण था, उस दृश्य को दिखाना। एक तो उद्देश्य यह है। दूसरा उद्देश्य यह है कि जो लहना सिंह है उसके त्याग, बलिदान, निश्चल प्रेम, उसकी कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों को उजागर करना, ताकि इस कैरेक्टर से पढ़ने वाले जो लोग हैं पाठक, वो अपने अंदर एक आदर्श चरित्र का निर्माण करें। क्योंकि कहानियाँ जब लिखी जाती हैं तो समाज को कोई ना कोई दिशा जरूर दी जाती है। तो इस कहानी का उद्देश्य भी है कि हम लहना सिंह से, उसके चरित्र से, उसकी पर्सनैलिटी से कई चीज़ों को हम सीखें, ताकि समाज में चारित्रिक दृष्टि से सुधार किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। तो इस कहानी का उद्देश्य है प्रथम विश्व युद्ध के वातावरण को उजागर करना, साथ ही लहना सिंह के चारित्रिक गुणों को, विशेषताओं को भी उजागर करना इस कहानी का उद्देश्य है। तो ये 6 तत्व होते हैं टोटल: कथानक, देशकाल, पात्र, वेशभूषा, भाषा शैली, उद्देश्य। ये कहानी के टोटल कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अपनी नोटबुक में यथास्थिति एज इट इज आपको नोट करना है। फिर मैं आपको एक एक करके दृश्य क्लियर करवाता हूं और ये चैप्टर आपके लिए मैं बिल्कुल शुरू कर देता हूं।
तो मैं यहाँ पहले इसको मिटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा। सारी चीज़ें जैसा मैं बोर्ड पर लिखकर समझा रहा हूँ आप लोगों को, वैसे ही आप अपने रजिस्टर के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते हुए चले बच्चों। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट समरी, यानी किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो उसकी एक शॉर्ट समरी जरूर आप बना लीजिए, अपने रजिस्टर के अंदर लिख लीजिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर पीयूष प्रभा के नोट्स कब देंगे? तो देखिए भाई, पीयूष प्रभा के नोट्स अगर आप चाहें तो ये वीडियो देख देख करके खुद बना लें तो बहुत ही बढ़िया है। मैं यहाँ आप लोगों को एक एक चीज़ें क्लियर करूँगा क्योंकि समय इतना मिल नहीं पा रहा है कि मैं खुद सभी चीज़ों को बनाकर आपको दूँ, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी पूरी कि आप लोगों के लिए जितना हो सके मैं आप लोगों को नोट्स उपलब्ध करा सकूं। तो आपका काम जो है ये है कि वीडियो देखकर आप बनाएं, मुझे दिखा सकते हो सर मैंने ये लिखा है, इसमें और क्या सुधार हो सकता है, आप पूछ सकते हैं। अगर आप सेल्फ मेहनत करेंगे, खुद नोट्स तैयार करेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे और ज़्यादा चीज़ें आप लोग पढ़ पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, लिखने के लिए बहुत सा पढ़ना पड़ता है। तो आप इस पूरे चैप्टर के पहले तो वीडियो देखें, पहला काम है कि इस चैप्टर के वीडियो देखें, फिर आपके पास जो भी गाइड है, जो भी साधन है उसको पूरा पढ़ें अच्छे से, फिर उसके हिसाब से जैसे मैंने आपको समझा रहा हूँ इस हिसाब से आप अपने खुद के प्रश्नों को तैयार करते हुए चलें। कथानक क्या है, चरित्र की विशेषताएं क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, मूल संवेदना क्या है, कथानक क्या है, वर्ण्य विषय क्या है, प्रतिपाद क्या है। अभी मैं ये चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा आप लोगों से। तो इस टाइप के प्रश्न जरूर होने चाहिए। फिर इस कहानी के अंदर संवाद आएंगे, कथन आएंगे, तो उन कथन का जो आशय है वो आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही ये भी मालूम होना चाहिए किसने क्या क्या कथन कहे हैं, क्या क्या बोला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसने कहा था कहानी दृश्य संख्या फर्स्ट, ये दृश्य संख्या फर्स्ट है और ये है अमृतसर का बाजार। इस कहानी की शुरुआत जो है अमृतसर के बाजार से होती है, जहां भीड़ भाड़ का माहौल है और वहाँ दो तरह की गाड़ी वालों का वर्णन करता है। ये जैसे चैप्टर हम लोग रीडिंग करना शुरू करेंगे तो शुरुआत के अंदर ये बात आती है कि बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जबान से, जबान के चाबुक से जिनकी पीठ छिल गई हो, वो अमृतसर की तंग चक्करदार गलियों में उन्हीं की बिरादरी वाले बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाइए। इसका मतलब यह है बच्चों कि बड़े बड़े शहरों में जो इक्के गाड़ी वाले, यानी कि तो तांगा गाड़ी जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े, यानी कि उस समय ये मोटर वाहन वगैरह तो चलते नहीं थे, ठीक है। तो उस समय जो कहानी लिखी गई है, युद्ध का माहौल समझ रहे हो ना, 1914 की बात हो रही है, तो उस समय तांगे गाड़ियां चलती थी। तो कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों के अंदर तांगे गाड़ियां चलती थी। और तांगे गाड़ी जब चलती थी तो उनके रास्ते में मान लीजिए कोई आ जाता था तो वो गाड़ियों के पहिए या घोड़े के जो पैर हैं उनसे किसी का पैर चिथ जाता था, पैरों के पोरे चिथ जाते थे, ठीक है ना। फिर भी मानो वो जैसे अपने आप को ही सताया हुआ मान करके और कहते कि भाई क्यों मेरे गाड़ी के आगे मरना चाहता है, ठीक है। और इस तरह वो उनकी जो जबान होती थी उसके अंदर थोड़ी कठोरता होती थी, थोड़ा सा उनका बोलने का लहजा जो है वो इस तरह का नहीं होता है कि वो विनम्रता से किसी को कहते हो। तो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े शहरों के अंदर इक्के गाड़ी वालों की जबान के चाबुक से जिनकी पीठ छिल गई हो, वो अमृतसर के तंग चक्करदार गलियों में उन्हीं की बिरादरी वाले जो बम्बू काट वाले हैं उनकी बोली का मरहम लगाइए। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है इक्के गाड़ी वाले और बम्बू काट वालों की वाणी में क्या अंतर है या क्या अंतर बताए। तो आपने बताना है कि बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जो वाणी है या उनका बोलने का जो तरीका है वो अपेक्षाकृत कठोर होता है और उन्हीं की बिरादरी के जो बम्बू काट वाले हैं वो अमृतसर की गलियों में जो अपनी गाड़ियां चलाते बम्बू काट, उनकी वाणी में इक्के गाड़ी वालों की तुलना में अपेक्षाकृत क्या चीज़ है, थोड़ी सी विनम्रता है, मिठास है। अगर
उनको जैसे वो कह रहे हैं कि उनकी वचनावली का एक उदाहरण समझिए, एक नमूना देखिए कि अगर बम्बू काट वालों के सामने बार बार मतलब कोई बुढ़िया आ गई और बार बार चेतावनी देने पर भी अगर वो हटती नहीं है तो उनकी वचनावली का एक नमूना सुनिए। तो कह रहे हैं कि ओ हट जा जीणे जोगिए, ओ हट जा पुता प्यारिए, ओ हट जा लंबी उम्र वालिए। तो मतलब ये है कि भाई तू जीने योग्य है, तेरी लंबी उम्र तेरे सामने पड़ी है, तू अपने बच्चों को बेटों को प्यारी है, तू क्यों मेरी गाड़ी के आगे मरना चाहती है, ओ हट जा। इतने विनम्रता से, यानी ठहर कर समुद्र की तरह उनका जो सब्र है वो उमड़ पड़ता है। और क्या मजाल कि उस बाजार के अंदर कोई बचो खालसा जी या जी सुने हुए कोई हट जाए तो वहाँ पर क्या कहते हैं, हटो जी, बचो बादशाह जी, ठीक है ना। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि जो बम्बू काट वाले हैं उनकी वाणी में इक्के गाड़ी वालों की वाणी की अपेक्षा विनम्रता है, मिठास है, लेकिन जो इक्के गाड़ी वाले हैं उनकी वाणी कर्कश है, कठोर है। तो ये अंतर आप लोगों को ध्यान रखेंगे। ऐसे ही भीड़ भाड़ के अंदर एक 12 साल का लड़का जिसका नाम है लहना सिंह, 12 साल का लड़का जिसका नाम है लहना सिंह, वो अमृतसर के उस बाजार में से होता हुआ आ रहा है और उसी जगह पर एक लड़की जिसकी आयु है 8 वर्ष, जिसका नाम है होरा, वो भी आती है और बाजार में वो तांगे गाड़ी के नीचे आने से वो लड़का उसे बचा लेता है। एक तरह से एक बार वो तांगे गाड़ी के नीचे आ रही होती है लेकिन वो लड़का उसको बचाकर और ऊंचे स्थान पर उसको रख देता है, खड़ा कर देता है। मतलब तो ये घटनाक्रम जो चलता रहता है ये आया नहीं इस तरह से, लेकिन वो कहानी के जो स्टोरी है उसके आधार पर आप लोगों को चीज़ें समझनी है। बाद में बताऊंगा क्या चीज़ है। अब वो लड़का जो है हलवाई की दुकान पर पहुंच गए, लेकिन ये हलवाई की दुकान है ये बात हमने अपने खुद से माइंड से आप लोगों को बतानी है, सेट करनी है। क्यों, किस आइडिया से बता पा रहे हैं ये चीज़, क्योंकि जिस तरह की वो सामग्री दुकान में लेने गए हैं उस तरीके से हमें मालूम चलता है। वो दही लेने जाते हैं, रसोई के लिए बढ़िया लेने जाते हैं, तो ये जो रसोई के लिए जो बढ़िया लेने गई है या दही लेने के लिए गया है वो रसोई के लिए काम आता है। तो देखिए अमृतसर का बाजार है, यहाँ पर है दुकान, और ये दुकान किसकी है भाई, ये हलवाई की दुकान है। ये किसकी दुकान है, ये हलवाई की दुकान है। और इस दुकान पर जो दुकानदार है, कौन है, जो दुकानदार है एक परदेसी से गुथ रहा है, ठीक है ना। जो पापड़ की जो गड्डियां हैं उनको बिना गिने वो नहीं ले जाना चाहता है। एक परदेसी के साथ में बात कर रहा है दुकानदार। तभी इस दुकान के ऊपर एक लड़का जिसका नाम है लहना सिंह, और कितने साल का है ये, 12 वर्ष का है। और इसी दुकान पर एक लड़की जिसका नाम है होरा, जिसकी आयु है 8 वर्ष। कितनी है, 8 वर्ष है। और लड़का लहना सिंह जो कि 12 साल का है और लड़की 8 साल की है। इस तरह से वो दुकान पर वहाँ आते हैं। फिर आगे बात होती है कि ये जो लड़का है भाई, दुकानदार जो है परदेसी से गुथ रहा है, बातचीत कर रहा है। दुकान पर इन दोनों की एक दूसरे से बात करने का अवसर मिला और लड़के ने थोड़ी बात बढ़ाई। तेरा नाम क्या है, लड़की से पूछती है तो कहती होरा। तो कहता है मेरा नाम लहना सिंह है। मतलब लड़का अपने बारे में सब कुछ खुद ही बता रहा है, ठीक है। और तेरा नाम क्या है, होरा, मेरा नाम लहना सिंह है, ठीक है। मैं अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने के लिए आया हूँ। यानी ये जो लड़का है ये क्या लेने आया है, यहाँ पर दही लेने आया है। क्या आया है, ये दही लेने के लिए आया है। किसके लिए, मामा के लिए, ठीक है ना। मामा के लिए क्या लेने आया है, ये दही लेने के लिए आया है। और ये जो लड़की है, ये लड़की जो है ये रसोई के लिए, किसके लिए, रसोई के लिए क्या लेने आई है, बढ़िया। क्या लेने आई है, बढ़िया, यानी बड़ा लेने आई है, बढ़िया लेने आई है। और लड़का कहती है कि कहाँ के हो,
कहाँ रहते हो? तो लड़की अपना एड्रेस बताती है, मैं मगरे की रहने वाली हूँ, यानी इसका जो गांव है लड़की का, ये गांव कौन सा है? मगरा। ठीक है, इसका गांव का नाम क्या है? मगरा। क्या नाम है? कि मैं मगरे की रहने वाली हूँ। और लड़का कहता है मेरा गांव, यानी मैं मांझे का रहने वाला हूँ, यानी मांझा इसके गांव का नाम हो गया। ठीक है, अब कहता है भाई यहाँ कहाँ रहती है? तो ये कहती है यहाँ अमृतसर में, अमृतसर में अतर सिंह की बैठक में। ठीक है, और ये अमृतसर में कहाँ रह रहा है? गुरु बाजार में। कहाँ रहता है ये? गुरु बाजार में। तो देखिए ये कई टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। अगर लघुत्रात्मक पूछेंगे भाई दुकान किसकी थी? हलवाई की थी। लहना सिंह की आयु कितनी थी? 12 साल की। लड़की की आयु कितनी है? 8 साल की है। लड़का दुकान पे क्या लेने गया था? दही। लड़की क्या लेने गई थी? बढ़िया। लड़की के गांव का नाम क्या है? मगरा। लड़के के गांव का नाम क्या है? मांझा। अमृतसर में कहाँ रहता था लहना सिंह? गुरु बाजार में रहता था। लड़की कहाँ रहती थी? अतर सिंह की बैठक में रहती थी। समझ में आई बात? स्टोरी क्लियर हो रही है? यानी दोनों का परिचय हुआ है यहाँ। और जैसे ही दुकानदार इस परदेसी से निपटता है तो इनको इनका सौदा देता है, यानी इनका सामान देता है। और लड़का लड़की को जाते हुए देखकर पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई हो गई। कुड़माई हो गई मतलब क्या तेरी सगाई हो गई? कुड़माई का मतलब क्या है? क्या तेरी सगाई हो गई। तो लड़का जो है लड़की से क्या पूछ रहा है? क्या तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की धत और कह करके शर्माकर भाग जाती है। समझ में आई बात? लड़की भाग जाती है। तो देखिए बच्चों, अभी इस वीडियो के अंदर में इंटरेस्ट आपको आ रहा होगा निश्चित तौर पर कि आगे अब क्या होने वाला है। विश्वास कीजिएगा एक एक बात आप लोगों को इतनी शानदार तरीके से क्लियर होगी। किंतु आज इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी की जो बात है इसकी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। पूरी स्टोरी समझेंगे। पहला दृश्य है, सेकंड दृश्य है, फिर थर्ड दृश्य है। टोटल इस कहानी में 3 सीन है। तीनों सीन दिमाग में रखिएगा। लेकिन अब जब युद्ध का माहौल आएगा, युद्ध का मैदान आएगा, तो उसमें भी कई सीन मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ वहाँ हो रही है। ठीक है, और उसी युद्ध में ही लहना सिंह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने वचन को निभाता है। इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसने कहा था, किसने किससे क्या कहा था। ये कहानी, इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। शीर्षक के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कई तरह की बातें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर मस्ती से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पहले चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर दी है, तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए। इसी तरह से मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।